डेट का हिंदी में क्या वर्ड है, कर्ज जो है, कर्ज जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से कितना है? राज्य का बजट जब 1,20,000 करोड़ के करीब है, उसमें से 51,000 करोड़ सिर्फ धान खरीदी पे, ये कैसा बजट होगा? तो 51,000 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ आप धान खरीदी पे खर्च करना पड़ेगा, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? नहीं देखिए, होता है बहुत। भूपेश बघेल जी तो बार बार यही कहते रहे, हम लोग जब भी उनसे सवाल पूछे वो बोले कि हम उपभोक्ता स्टेट तो है नहीं, हम प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हमारा ऐसे ही जीएसटी बहुत कम हो जाता है, तो जो हम यहाँ से बना करके भेज देते हैं दूसरे राज्य उसका फायदा उठा लेते हैं, हम उस चंक में भी नहीं, कौन बेचेगा? क्या आप इस आंकड़े को जस्टिफाई कहते हैं कि ये बजट के लिए बेहतर है? मैं आपको नहीं। तो जब आप काम करने वालों को वेतन फ्री की तुलना में भी कम कर देंगे तो फिर काम को कैसे प्रोत्साहित? दरअसल सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इंडिया में हालात, इकोनॉमिक हालात खराब है, और हम महिलाओं के लिए 15,000 रुपया की घोषणा बिना किसी वर्क के करते हैं। क्या ये मॉडल आपको उचित लगता? कई मुद्दों पे हमने देखा कि सरकार के पास बजट कम है, इसलिए जो 1,500 रुपये प्रति महीना, 1,200 रुपये प्रति महीना पे काम कर रहे हैं, उसकी भी वो वेतन 100 रुपये या 200 रुपये बढ़ा पाते हैं। अगर आपकी अच्छी स्थिति रहती बजट की तो आप पहले भी बेहतर कर रहे हैं। नहीं देखिए, दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री, लेखक, कांग्रेस नेता और वर्ल्ड बैंक के पूर्व अधिकारी सलमान सोजी हमारे साथ हैं। वो बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पे, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं इस चुनावी साल में। क्योंकि जो घोषणाएं की गई, तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया गया कि जो घोषणाएं की जाती है वो पूरी कैसे की जाएगी, क्योंकि राज्य का बजट तो कुछ और कहता है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम सलमान जी से बातचीत करेंगे। तो शुरुआत ही उस सवाल और उस संदेह से कर लेते हैं, डाउट से कर लेते हैं कि कांग्रेस ने जो घोषणाएं की हैं, बहुत सारी घोषणाएं हैं, उसमें से सिर्फ टॉप 3-4 की घोषणाएं अगर हम देख ले तो उस पर मैं समझना चाहूंगा, और क्लियर कट आप जो बोलेंगे लोग समझेंगे, बहुत भरोसा करेंगे, क्योंकि राजनीतिक दावे तो बहुत होते हैं, कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, हम करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों से 20 क्विंटल धान 3,200 रुपए पे खरीदेंगे। सिर्फ इस सीजन की बात करें तो 43 लाख हेक्टेयर जमीन पे धान की फसल बोई गई है। एकड़ में बात करेंगे तो अराउंड 82 लाख एकड़ पे वो धान की फसल होती है। 20 क्विंटल के हिसाब से 3,200 के रेट पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 51,270 करोड़ रुपए सिर्फ इस धान खरीदी में देने पड़ेंगे। ये हम जैसा एक सामान्य आदमी समझ रहा है। राज्य का बजट जब 1,20,000 करोड़ के करीब है, उसमें से 51,000 करोड़ सिर्फ धान खरीदी पे, ये कैसा बजट होता है? देखिए, मैं समझ गया आपका मेन सवाल ये है कि जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उसका बजट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कहाँ से आप सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कुछ आप करेंगे, वो ही आपका सवाल है। घर पे बैठे लोग हैं वो भी सोच रहे होंगे। देखिए, अभी तक जो हमारे 5 साल का रिकॉर्ड है इस गवर्नमेंट का, बघेल जी की गवर्नमेंट का, मुझे लगता है काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लाई जिससे लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा हो। अगर आप 5 साल पहले भी जाते, आपके दिमाग में ऐसा ही सवाल होता। आप तो इतनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कहाँ आप हमारा क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा पैसा, आप उस वक्त भी सोच सकते थे। रिज़ल्ट अभी का क्या है? रिज़ल्ट ये है कि आज का डेटा ये कहता है, मेरा डेटा नहीं है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंक है, उसका नाम डॉयचे बैंक है। डॉयचे बैंक कहता है कि जो तमाम इंडियन स्टेट्स हैं वो किस तरह से अपना पैसा मैनेज करते हैं, जो टैक्स का पैसा आता है किस तरह से मैनेज करते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ का फिस्कल डेफिसिट जो है, जो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, वो 2.9% के करीब है। उनका कहना है, डॉयचे बैंक का कहना है, वो ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, इंटरनेशनल बैंक है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ इंडिया के तमाम स्टेटों में नंबर 2 है, सेकंड बेस्ट फिस्कल मैनेजमेंट इन चीज़ों में, लोगों का पैसा संभालने में। उसी तरह से अब जो हम स्कीम्स ला रहे हैं, अब लोग परेशान होंगे फिर से कि भाई आगे क्या आपका डेफिसिट ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा।
मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप मोदी जी से पूछो कि उनका सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डेफिसिट है। उनका तकरीबन 6% होगा, हमारे मुकाबले का तो नहीं है, हमारा तो 2.9% के करीब है। लेकिन दूसरी बात लोगों को समझनी चाहिए, जब एक गरीब इंसान के घर में या लो मिडिल इनकम फैमिली या मिडिल इनकम फैमिली के पास पैसा जाता है, स्कीम ट्रांसफ़र होता है, वो उसको बैंक में नहीं रखते, उनको वो खर्च करते हैं किस पे? बच्चों की पढ़ाई है, घर का खाना पीना है, कहीं पे रिपेयर है, उस पे पैसा जाता है। ये जो पैसा ट्रांसफर ये इकोनॉमी में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। एक हिसाब से ये एक मॉडल है जिसमें अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो आपके पास रेवेन्यूज गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि टैक्सेशन होती है। तो ये कहना कि भाई आप सिर्फ ये कहना कि सिर्फ 50,000 करोड़ फॉर एग्जांपल इसमें जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? जो किसान है वो तो उस पैसे का उसको इस्तेमाल करेगा ना, वो अपने पास। लेकिन सलमान सर, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, एक सामान्य की भाषा में एक जो पिता होता है वो अपने परिवार के लिए जो फिजिकल मैनेजमेंट करेगा वो, और जो एक उसका बच्चा है जो उसकी प्रायोरिटी नहीं समझ रहा है, शायद वो उस लेवल पे सोच भी नहीं पाए, प्रजा और राजा की तुलना कर रहा हूँ, जस्ट कि गवर्नमेंट और पीपल, उसकी अपनी छोटी सी ज़रूरतें हैं। लेकिन आप जब गवर्नमेंट में सोचेंगे तो आपके पास संसाधन है, आपके पास टीम है जो आम लोगों के पास नहीं है। तो वित्तीय मैनेजमेंट, जो फिजिकल मैनेजमेंट है, वो जो आप करेंगे वो एक आम आदमी नहीं सोचेगा, नहीं करेगा। तो मैं जो सर पूछ रहा था आपसे वही है आंकड़ा, अभी भी मैं उस पर पूछूंगा कि 1,21,000 करोड़ का इस साल का बजट है आपका, और सीधे सीधे मैं जो आपको आंकड़ा दिया ये स्टेट का है, वेरीफाइड डाटा है, अगर आप कहें तो क्रॉस भी चेक कर लीजिएगा, तो 51,000 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ आप धान खरीदी पे खर्च करना पड़ेगा। एक चीज ये भी, इसी पॉइंट पे मैं आपसे ये भी समझना पड़ूंगा चाहूंगा कि कुल बजट का एक बड़ा चंक जाता है आपके एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट पे, वेतन पे, भत्तों पे, स्ट्रक्चरल कॉस्ट तो ऐसे भी बहुत कम हो गया था, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए होता है बहुत, गवर्नमेंट्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, अगर नहीं होते तो तमाम बैंक गवर्नमेंट्स बैंकरप्ट हो गई होती। मैं सर इसलिए बोल मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि जो पिछले साल तक था वो सिर्फ 15 क्विंटल और 2,500 रुपए की बात होती थी, अभी 20 क्विंटल 3,200 अमाउंट बढ़ा है, आपने सब कुछ बढ़ाया है, इसलिए ये चिंता होती है कि ये कैसे मैनेज। हाँ, तो लेकिन देखिए ना, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है इन द सेंस कि ये जो 20 क्विंटल की आपने बात की और 3,200 की बात की, ये सारा जो है, इससे पहले भी तो इस पैसे जा रहे थे ना, 15 क्विंटल था, 2,600 रुपये थे, तो ये तो अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। मुझे डबल किया ना सर, इस साल हमने 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ धान के प्रोक्योरमेंट पर खर्च किया है, अगर हम इस रेट से इसी साल करेंगे तो ये आंकड़ा हमको 52,000 करोड़ तक जाएगा। नहीं, देखिए करीब दोगुना। हाँ, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब इकोनॉमी बढ़ती है, इसका जो बेसिकली जो टैक्सेशन, इससे क्या होगा, यहाँ से आपने इंजेक्ट किए डिमांड साइड में, यानी कि लोगों को पैसा दिया, दूसरे साइड से आप देख रहे हैं इकोनॉमी में कितना बॉयंसी, कितनी बढ़ेगी, उसका टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा जो आपके इसी पे सर, अगर हम 100 रुपये हमने लोगों के जेब में डाला, 100 रुपये का वो मार्केट में खरीदने जाएगा, जीएसटी में मैक्सिमम तो 18 रुपये ही मिलेंगे ना, बाकी पैसे तो वो जो बनाया मैन्युफैक्चर वो तो जाएगा नहीं। लेकिन क्या होता है, नहीं, क्या होता है कि इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने किसी को मानिए 50,000 करोड़ दिए, 50,000 करोड़ में से मानिए आपने 30,000 35,000 करोड़ आप पहले ही दे रहे थे, उसके ऊपर आपने 15-20,000 करोड़ और ऊपर दे दी, उसका मतलब नहीं कि आप उतना ही पैसा इस पे जाता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप इंजेक्ट करते हैं पैसे को इकोनॉमी में, उसका मानिए एक इम्पैक्ट ये हो कि आपने डाल दिया, किसान गया, उसने कुछ खरीद लिया, टूथपेस्ट वो एक जगह पे 5 रुपये खर्च करते थे, इस बार क्योंकि पैसा थोड़ा ज़्यादा आ गया है वो 7 रुपये खर्च करेंगे या 8 रुपये खर्च करेंगे। वो कहाँ जाएगा? वो किसी कंपनी में जाएगा जो बेसिकली बनाती है, जो दूसरे राज्य में है, और फिर वहाँ के, इसलिए भूपेश बघेल जी तो बार बार यही कहते रहे, हम लोग जब भी उनसे सवाल पूछे वो बोले कि हम उपभोक्ता स्टेट तो है नहीं, हम प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हमारा ऐसे ही जीएसटी बहुत कम हो जाता है, तो जो हम यहाँ से बना करके भेज देते हैं दूसरे राज्य उसका फायदा उठा लेते हैं, हम उस चंक में भी नहीं। इनफैक्ट जब हम कुछ बेचें, कौन बेचेगा? यहाँ के लोग बेचेंगे ना।
अगर यहाँ से आप कुछ बना के कहीं बेच रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर हम ऐसे करें तो फिर तो ट्रेड होगा ही नहीं कंट्रीज में। ट्रेड तो होना चाहिए। चलिए दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, शायद उससे और भी क्लियर हो। एक धान का आंकड़ा मैंने रखा, 500 रुपये गैस सब्सिडी, 50-60 लाख करीब परिवार हैं, 52 लाख परिवार करीब आएंगे जो घरेलू डोमेस्टिक कंजम्पशन में आ जाएंगे। उसका भार, किसान की कर्ज माफ़ी 10,000 करोड़ का है। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उसका कर्ज आपको माफ़ करना पड़ेगा। और जो बिजली बिल आपने 200 यूनिट तक माफ़ की है, 42 लाख परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली बिल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मोटा मोटा आंकड़ा है, 82,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल का एक्सपेंडिचर कॉस्ट आपके सरकार पे आएगी, जो तमाम वादे आपने पूरे किए हैं। तो 1,21,000 करोड़ का आपका इस साल का बजट, 10 साल आप ग्रोथ में मान लीजिए, क्या आप इस आंकड़े को जस्टिफाई कहते हैं कि ये बजट के लिए बेहतर है? मैं आपको नहीं, बजट मैनेजमेंट का जो है, बजट मैनेजमेंट अभी तक का जो, देखिए आगे क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक बघेल गवर्नमेंट का बजट मैनेजमेंट हिंदुस्तान के टॉप स्टेट्स में है। बेस्ट अभी घोषणाएं हुई हैं, आपको चिंता में डालती है? नहीं, देखिए इसलिए नहीं डालती। मुझे क्या चिंता में, मेरी चिंता कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। जब हिंदुस्तान 111वें नंबर पे आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर यानी कि भूखमरी के इंडेक्स पे, जब हिंदुस्तान 111वें नंबर पे आता है, मुझे टेंशन होती है, होनी भी चाहिए। जब आपका मेल न्यूट्रिशन यानी कि बच्चों के पास खाना पूरा नहीं पहुंचता, जब आप 40% के करीब हैं हिंदुस्तान में, उससे मुझे टेंशन होती है। लेकिन मुझे तब खुशी होती है जब मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में सिर्फ 17% मेल नरिशमेंट। वो उसका मतलब नहीं, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेट में लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। और जब लोगों का ख्याल रखते हैं आप, जब आप उस बच्चे का ख्याल रखते हैं जिसके पास खाना पहुँचता है, जो फिर बड़ा होगा तो उसका कुछ बनेगा, क्योंकि उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट कुछ बने, वो मतलब वो इम्प्रूव। अगर आप बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वो आपकी इकोनॉमी किस काम की? एक सवाल सर मैं उसी पे लेता हूँ। जब हम पैसे देते हैं उसके रिटर्न में श्रम अगर नहीं किया गया, लेबर इनपुट आउटपुट में उसका मनी वैल्यू, हमारे यहाँ करीब 50,000 कर्मचारी हैं जो स्कूलों में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। 80,000 कर्मचारी वो हैं जो स्कूलों में मध्याह्न खाना बनाते हैं। उनकी सैलरी है 1,500 रुपये और 2,300 रुपये, और हम महिलाओं के लिए 15,000 रुपया की घोषणा बिना किसी वर्क के करते हैं। क्या ये मॉडल आपको उचित लगता है? देखिए, जहाँ तक पहले थोड़ा जनरल बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि एक हिसाब से रोजगार की ही बात है। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उनका डेटा ये है कि उनका डेटा कहता है, ये बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका डेटा कहता है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार के हिसाब से, छत्तीसगढ़ रोजगार के हिसाब से नंबर 1 स्टेट है इंडिया में, नंबर 1। मैंने नहीं बनाया, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। अब आपने कहा कि भाई आप महिलाओं को मानी 15,000 रुपये दे रहे हैं, दूसरे साइड से आप वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी भी उस फ्री के से कम हो जाती है। हाँ, नहीं, तो जो महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि महिलाओं ने मोदी जी के टाइम में बहुत कुछ सह लिया, बहुत परेशानी हुई। आप जब पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में कच्चा तेल जब कम हो रहा था, उसकी प्राइसेस, क्रूड ऑयल की, आपके डीजल और पेट्रोल और गैस प्राइसेस ऊपर थे। मैंने नहीं रखे, मोदी जी ने रखे। वो किन से पैसा ले रहे थे? वो किन से पैसा? वो आपसे ले रहे थे, मुझसे ले रहे थे, जो घर पे बैठे हैं उनसे ले रहे थे, है ना? उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करना? जायज सवाल है। कौन करना चाहिए? गवर्नमेंट को करनी चाहिए। गवर्नमेंट को तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने तो लोगों को परेशान कर दिया। आपने ऐसी पॉलिसीज खड़ी की हैं जिससे लोगों के डायरेक्ट नुकसान, और आप डायरेक्ट बेनिफिट की बात करते हैं, आप तो डायरेक्ट नुकसान कर रहे हैं लोगों का। मैं बस उसी पे आ रहा हूँ कि क्या हमें स्टेट को एक ऐसे मॉडल की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए जिसमें मनी का इक्वल वैलेंट श्रम
हो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप फ्री में सब कुछ देते जाएंगे और कोई लेबर आउटपुट नहीं आया, मान लीजिए कि आपने सबको पैसे देने शुरू किए, अब वो काम नहीं करेगा तो लेबर नहीं मिलेगा, पैडी प्रोडक्शन हाइक जाएगा उसका लेबर कॉस्ट पे, फिर दूसरे काम के भी कॉस्ट बढ़ेंगे, इसी तरह के एक जो जनरल होता है यही होता है ना सर। तो जब आप काम करने वालों को वेतन फ्री की तुलना में भी कम कर देंगे तो फिर काम को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिबेट इंटरनेशनली है कि हमको क्या, एक हिसाब उसको कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हमको लोगों को कुछ देना चाहिए। सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आप तो उसी बॉडी से हैं, आप इतने ज्ञाता हैं, हम किसी दूसरे से पूछते तो हमें राजनीतिक जवाब मिलते हैं, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप बिल्कुल वो जवाब देंगे जिससे लोग कन्विंस हो। देखिए, मैं कन्विंसिंग की बात नहीं, बात ये है कि हमारा डेटा क्या कहता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे बहुत डिबेट है, इस पे काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई हमें क्या कुछ देना चाहिए, ऐसी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी चाहिए, पैसे देने चाहिए किसी काम के बगैर, और काफ़ी सारी स्टडीज़ हो रही हैं। ये एक हिसाब से एक नया फेज़ हो गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दरअसल सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इंडिया में इकोनॉमिक हालात ख़राब हैं, चाहे आप माने ना माने, हालात ख़राब हैं, लोगों के हालात ठीक नहीं हैं। यानी कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक लोगों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो फिर आप ये जो हंगर इंडेक्स जैसी चीज़ें हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा, इससे भी हम तो पहले ही बहुत नीचे हैं, और कितना नीचे जाएंगे। अब देखिए, अब छोटा बच्चा मिड डे मील मिलता है, या मिड डे मील से भी पहले उसको ब्रेकफास्ट कुछ मिलता है, उससे तो हम नहीं कह सकते आप कुछ काम करो, है ना। लेकिन उसका रिटर्न बहुत हाई है सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा होता है उसका दिमाग जो है वो अच्छी तरह फॉर्म हुआ होता है, क्योंकि उसको एक फायदा, वो तो लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। वो उससे वोट नहीं पड़ते हैं, उससे वोट नहीं पड़ते। मैं राजी की सेहत पे, अब चूंकि लंबा हो जाएगा, मैं आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म कर लूँगा। जब छत्तीसगढ़ की सरकार थी, 5 साल पहले बनी थी, बीजेपी अक्सर उस डाटे को रखती है कि हमारे पास जो 15 सालों का शासनकाल था, 33-35 करोड़ के करीब, 1000 करोड़ के करीब हमारे ऊपर कर्ज था। लेकिन 5 साल में भूपेश बघेल जी ने उसको करीब अराउंड 90,000 करोड़ के करीब कर दिया। 66% जो कर्ज है वो सिर्फ 5 सालों में लिए गए अभी के कर्ज का। तो ये जो कर्ज बढ़ रहा है और जो अभी इतनी सारी घोषणाएं हुई है, एक सवाल मैं आपसे ये भी इंक्लूड कर लूँगा कि इनको देख करके बीजेपी ने भी खूब सारी घोषणाएं की है। ये स्टेट के बजट के लिए जो घोषणाएं हैं, जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, अभी तक तो आपने आंकड़ा दिया कि अभी तक अच्छा था, लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं उसको पूरा करने में जो स्टेट को एफर्ट करने पड़ेंगे, बजट पे जो प्रेशर आएगा, ओवरऑल आप क्या मान रहे हैं? देखिए, जब बीजेपी कोई डेट का डेटा कहे ना कि मानिए 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ वगैरह कहते होंगे, ऐसा कभी भी मैं सबको बोलना चाहता हूँ, कभी भी नंबर पे भरोसा मत करो। हमेशा देखना चाहिए कि जो डेट है, जैसे जो डेट का हिंदी में क्या वर्ड है, कर्ज जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से कितना है। अगर मैं आपको कहूँ आपकी तनख्वाह क्या है, आप कहेंगे मेरी तनख्वाह 100 रुपये है, और हमारे सामने बैठे इनकी तनख्वाह अगर है 1000 रुपये, अगर मैं सिर्फ 100 रुपये की बात करूं तो समझ नहीं आएगा कि आपकी कैसी तनख्वाह है। जैसे मैं देखता हूं कि इनकी 1000 है, फिर हमें समझ आ गया कि आपकी कम है। उसी तरह से आपको देखना है कि कर्ज कितना है और इकोनॉमी कितनी है। अगर इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है और कर्ज भी बड़ा, तो जो एज अ रेशियो तो वो तो कम ही है। तो बीजेपी वाले कह सकते हैं इन्होंने जी 50,000 करोड़ ले लिए, बना दिया, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि इकोनॉमी के हिसाब से क्या है। और इकोनॉमी के हिसाब से ये है कि छत्तीसगढ़ की जो रेटिंग डॉइच बैंक कहता है वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। मैं सलमान सर से पूछने जा रहा हूं कि एक इकोनॉमी सरप्लस का स्टेट धीरे धीरे 2% के करीब का इकोनॉमी डेप्ट में चला जा रहा है, ये बढ़ेगा, ये डेफिसिट में जा रहा है, ये आंकड़े आगे भी बढ़ेंगे। क्या ये ट्रेंड इकोनॉमी के लिए बेहतर है? इकोनॉमी में इसको क्या मानते हैं, क्या कर्ज लेना बेहतर है? और ये आंकड़े अगर वर्ल्ड ने किया कि 10% से कम है तो क्या हमें खुश होना चाहिए कि कभी हम पे कोई कर्ज नहीं था, अब हम 3% तक ही कर्ज में है? क्या इस स्थिति से खुश होना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक कर्ज की बात है, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कर्ज नहीं लेते तो फिर इतने सारे लोग कैसे काम करते? कर्ज तो ये तो बेसिक चीज़ है, और गवर्नमेंट्स के लिए ख़ास तौर से गवर्नमेंट्स को कर्ज लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर उनको लगे कि हमारे लोगों की मदद करना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है
और वही कांग्रेस पार्टी ने किया है इस स्टेट में। उसकी वजह से, और बाय द वे कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है इकोनॉमी के हिसाब से, एक हिसाब से बहुत छोटा कर्ज है। छत्तीसगढ़ में जब आए होंगे, स्टेट को इकोनॉमी पे आपने कुछ स्टडी भी की होगी, पार्टी के लोगों ने कुछ बताया भी होगा, जानकारी वगैरह भी दी होगी। जितने सारे कर्मचारी हैं, हमने 5 सालों में देखा, कर्मचारी का ये वर्डिक्ट है कि पिछले 20 सालों में ये पहली बार हुआ कि उनको डीए के लिए, डियरनेस अलाउंस के लिए स्ट्राइक करनी पड़ी। ये पहली बार हुआ कि सेंट्रल के इक्विवेलेंट उनको डीए नहीं मिल पाया। कई मुद्दों पे हमने देखा कि सरकार के पास बजट कम है, इसलिए जो 1500 रुपये प्रति महीना, 1200 रुपये प्रति महीना पे काम कर रहे हैं, उसकी भी वो वेतन 100 रुपये या 200 रुपये बढ़ा पाते हैं। ये स्टेट की एक आर्थिक स्थिति की एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस स्थिति में क्या इस तरह की घोषणाएं ये नहीं कही जाएगी कि सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए घोषणाएं हुई हैं, या फिर अगर आपकी अच्छी स्थिति रहती बजट की तो आप पहले भी बेहतर कर रहे हैं? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को ये समझ लेना चाहिए, उनको तो पता है छत्तीसगढ़ एक छोटा स्टेट है और हिंदुस्तान का स्टेट है। जो हिंदुस्तान में होगा उसका इम्पैक्ट ज़रूर छत्तीसगढ़ पे होगा। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूँ कि इस गवर्नमेंट ने किस तरह से अपने लोगों का ख्याल रखा है इतने मुश्किल टाइम में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, आप मुझसे मत पूछिए, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। इंडिया में हालात इकोनॉमी के ठीक नहीं हैं। ये कहने की बात है कि, हाँ, मैंने तो बहुत बार इस पर लिखा है, ये कहने की बात है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी से नहीं होता। एक इंसान की क्या वो इनकम है वो देखनी है, ये नहीं कि आप हम तो इतनी पॉपुलेशन में। ये बताइए, क्या मैं आपसे पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ का जो पर कैपिटा इनकम है, एक इंसान की जो इनकम है ऑन एवरेज 130 लाख पर ईयर के करीब है। 35% नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। 35%, यानी कि जो एवरेज है हिंदुस्तान में उससे 35% ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। वो कैसे हुआ? वो इन्हीं 5 सालों में हुआ। 40 लाख आपके गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। वो कैसे आए? वो इसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से आए। अब आप कहेंगे कि ये क्या ये रिस्पॉन्सिबल चीज़ है बोलना, ये अनाउंसमेंट्स? हमें लोगों को होप देनी है, होपलेस नहीं बनाना है। उम्मीद से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको फाइनली बताऊं कि मैं आया एयरपोर्ट से, मैंने सिर्फ देखे मोदी जी के पोस्टर यहाँ। ये गलत बात है, मुझे लगता है एक बहुत बुरी बात है कि उनको अपने लोकल लीडर्स में से कोई ऐसा नहीं लगा जो छत्तीसगढ़ के लोगों का दुख दर्द समझे। तो ये अर्थशास्त्री का इंटरव्यू फाइनली पॉलिटिकल कमेंट के साथ खत्म हुआ। और चूंकि आप जिससे जुड़े हैं तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये पॉलिटिकल कब आएगा। और ये आखिरी सोचने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का दुख दर्द कौन समझेगा? यहीं का कोई समझेगा ना, बाहर वाला तो नहीं आएगा ना। कोई गुजरात से आ जाएंगे कि आपका गुजरात के लोगों का उनको ज़्यादा पता है आपके बारे में, छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में नहीं। तो जो प्राइम मिनिस्टर मणिपुर का नहीं हो पाया ऐसे मुश्किल टाइम में, वो मणिपुर एक दिन नहीं जा पाया, 1 घंटा नहीं जा पाया। 2 हमारी बेटियों की बुरी हालत हुई, हमने सब वायरल वीडियो देखा, वो बोल नहीं पाए कुछ। वो छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या करेंगे? सलमान सोज जी हैं और अर्थशास्त्री, छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत सारे मैंने सवाल पूछे और उस पर उन्होंने उतनी ही सहमत तरीके से जवाब दिया। और ये कहा कि जितने सारे आंकड़े हैं जो डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं इन घोषणाओं के बाद कि आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ की बिगड़ जाएगी, क्या होगा, खजाने खाली हो जाएंगे, उन सब पे उनका सिर्फ एक जवाब था, फिस्कल मैनेजमेंट में छत्तीसगढ़ दुनिया के टॉप राज्यों में से एक है, सेकेंड बेहतर राज्य है और वो आगे भी रहेगा। कर्ज से घबराना नहीं है क्योंकि ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और तीसरी बात कि जितनी फ्री बीज की बात कही जाती है, दरअसल ये लोगों को बेनिफिट करने की है और उसका इम्पैक्ट सीधे राज्य की इकोनॉमी को मिलेगा। यानी ये उम्मीद पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव से भरे रहिए। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।